हेलो एवरीवन, खंड 2 तक मैं यहाँ अगली वीडियो में बता चुकी हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको सारा क्लियर करवा दिया था यहाँ तक। ठीक है, तो अभी अपन इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, यहाँ तक औद्योगिकरण का आपका मैंने टोटल बता दिया था। अब अपन आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पर, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ से आपको अब और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत तो आई थिंक पड़ेगी नहीं, बिकॉज इसमें सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रही हूँ मैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसका निकल के आता है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में? तो इसका आंसर भी जानता है आपका जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इसका हो जाएगा आपका क्या, इसका हो जाएगा बाइबल की। कौन सी पुस्तक की थी? बाइबल की। भारतीय, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, फटाफट करते हैं ना भारत। इसके बाद कुछ मत देखना, इतना काफ़ी है ना। जिसको भी अच्छे नंबर चाहिए हैं और जिसको लग रहा है कि कहाँ से आएगा, बस इसी में से आएगा। भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स किया है। तो इसको 1766, 1765, 1760, 1740। तो इसका तीसरे का आंसर चला जाएगा आपका ए वाला। कौन से में? 1766 में। अब यहाँ पर देखो, आपका रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का? तो इसका हो जाएगा आपका फ्रांस का। रूस कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंट के नमूने यूरोप में छपवाए थे? तो इसका क्या जाएगा? मार्को पोलो, निकितन, इल्सिंग या फिर मेगास्थनीज? तो इसका चला जाएगा मार्को पोल। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट, पायोनियर, अमृत बाजार, सुलभ समाचार? इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका बंगाल गजट। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, भारतीय द्वारा, एक तो यार इसमें ना, भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट था, पायोनियर था, अमृत बाजार था, सुलभ समाचार था। तो यहाँ पर आपका कौन सा चला जाएगा? यहाँ पर देखिए, 10th का हो जाएगा बेटा चीन वाला, 9th का हो जाएगा यंग इंडिया। इसके बाद 8th की अपन बात करते हैं, तो इसका हो जाएगा चीन की विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। फिर यहाँ पर आप लोग आ जाएं, 7th का क्या हो जाएगा? डी वाला, धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। इसका हो जाएगा आपका ये वाला। इसके अलावा भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका बंगाल गजट। अपना सही चल रहे थे। अब आ जाते हैं अपन खालिस्तान के उत्तर पर। तो यहाँ पर देखिए, मुद्रण ईश्वर की, फटाफट करवा रही हूँ, आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो टेंशन खत्म। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा खालिस्तान ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा मार्टिन लूथर ने कहा था। एकॉर्डियन शैली में खालिस्तान पुस्तकें प्रकाशित हुई। तो इसका हो जाएगा आपका चीन। क्या हो जाएगा? चीनी। एकॉर्डियन शैली में चीनी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले खालिस्तान में विकसित हुई थी, तो चीन में। वुड ब्लॉक छपाई जो है सबसे पहले अगर कहाँ हुई थी विकसित? चीन में। एक ब्लैंक मैगनीज ब्लैंक देश में प्रकाशित हुआ, तो इसका हो जाएगा आपका इंग्लैंड में। जो है इंग्लैंड में, सही हो जाएगा इसका। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया था। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? आपका जर्मनी में। छापा खाना का आविष्कार खालिस्तान ने किया, तो गुटेनबर्ग ने। छापा खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। सत्य असत्य की बात पे आ जाते हैं, तो पहला लिखा है कि अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट ने हिक्की में आरंभ किया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देख लेते हैं। देश भाषा को भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का था, तो ये हो जाएगा आपका सही। मराठी भाषा में पहला उपन्यास मंजू घोष था, तो इसका हो जाएगा ये करेक्ट। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन गंगाधर ने आरंभ किया था, तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये आपका अशत हो जाएगा, और ये भी आपका अशत हो जाएगा। बाल गंगाधर ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था, सत्य।
बाल गंगाधर ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था। अब आ जाते हैं सबसे आईएमपी क्वेश्चन। सबसे आईएमपी क्वेश्चन है इसका यही कि औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय। दूसरा है स्टेपलर फुलर का क्या अर्थ है। ये भी क्वेश्चन आईएमपी, इसको यहीं से आप कैरी कर लेना, बहुत ही सिंपल इसमें दिया है। जमशेदजी जी भोए कौन थे, इसका हो जाएगा। ये भी देखो, ये 3 स्टार वाले बिल्कुल मत छोड़ना, नहीं तो बाद में पछताओगे ना। आगे चलते हैं। जापान में मुद्रण पर एक आपको टिप्पणी लिखना है, तो ये आप कर लेना, मनचाही बात है ये तो, ठीक है। इसके बाद और आईएमपी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कैसे किया गया। गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कैसे किया गया, महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं ये वाला भाई। ये आपको गुटेनबर्ग प्रेस पर छपी किताबों को लेकर इरेशमन के विचार और वर्नाक्यूलर या देशी प्रेस एक्ट, ठीक है। ये आपको प्लीज़ कर लेना है, इसको कोई भी नहीं छोड़ेगा। चलो अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर। इसमें आप कुछ और इम्पोर्टेंट है नहीं, अब भूगोल पे देख लेते हैं। समकालीन भारत और भूगोल, संसाधन एवं विकास, ठीक है बच्चा पार्टी। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही पूछा है कि लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका हो जाएगा अन्वीकरण योग्य का। कैसा है, अन्वीकरण योग्य का। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका हो जाएगा पुनः पूर्ति आयोग। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य क्या कारण है आपका, तो इसका चला जाएगा आपका अधिक सिंचाई। क्या चला जाएगा आपका, अधिक सिंचाई। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, चौथे का डी हो जाएगा, उत्तरांचल में। कहाँ, उत्तरांचल में। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो कौन से राज्य में पाई जाती है, 5th का हो जाएगा सी, गुजरात में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये हो जाएगा आपका 6 का हो जाएगा क्या, 7th देखिए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, कौन सा, चूना पत्थर। कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, इसका चला जाएगा आपका कर्नाटक, है ना। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, तो सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, तो इसका हो जाएगा आपका लोहा को। इनमें कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है, इनमें से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है, तो इसका चल जाएगा आपका अभ्रक। क्या हो जाएगा, अभ्रक। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक शोर युक्त शहर कौन सा है, तो रियो डी जेनेरो। कौन सा है, रियो डी जेनेरो। सर्वप्रथम ओजोन छिद्र 1985 में खालिस्तान यहाँ देखा गया था, तो इसका हो जाएगा अंटार्कटिका में। क्या हो जाएगा इसका, अंटार्कटिका। शोर नापने की इकाई को कहते हैं डेसिबल, महा आईएमपी क्वेश्चन होता है ये। कांटों और जलाओ का संबंध है स्थानांतरित कृषि से। वे वस्तु, वे पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हैं कहलाते हैं संसाधन। आगे आ जाओ फटाफट से, सत्य असत्य की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सत्य असत्य में कि पृथ्वी के 29% भाग पर थल और 71% भाग पर जल है, ये हो जाएगा सत्य। एसिड रेन शब्द का संबंध अम्लीय वर्षा से है, हो जाएगा सत्य। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का संबंध तापमान बढ़ने से है, तो ये हो जाएगा सत्य। सौर ऊर्जा नवीनीकरण संसाधन है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। पेट्रोल डीजल नवीनीकरण संसाधन है, ये हो जाएगा असत्य। अतिचारण मृदा अपरदन का कारण है, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण का साधन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। भूमि, पानी, जल प्राकृतिक संसाधन है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य। मानव संसाधन देश के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मानव संसाधन देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये चीज़, ठीक है। एक शब्द में उत्तर, वे वस्तु तत्व घटक जो हमारे लिए उपयोगी हैं कहलाते हैं संसाधन। भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो गुट
बट गुलर वृक्ष के नीचे, बट है ना। यहाँ पर देखिए पर्यावरण में अवांछित घटकों को शामिल होना क्या कहलाता है, प्रदूषण पर्यावरण, ठीक है। और परिधन आवरण कहलाता है, तो यहाँ पर देखिए नवीनीकरण, संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। सही जोड़ी पर आ जाते हैं। जैविक खेती क्या है, तो हो जाएगा जैविक खाद। स्वामित्व के आधार पर संसाधन का मतलब प्रकार क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं अपन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, तो इसका हो जाएगा आपका ये सार्वजनिक और निजी। कपास के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका तीसरे का ई हो जाएगा। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की अगर अपन बात करते हैं तो इसका हो जाएगा गंगा यमुना के तट पर। भू संरक्षण, तो इसका हो जाएगा वृक्षारोपण। यहाँ पर देखिए सही जोड़ी केवलादेव है ना, तो इसका हो जाएगा राजस्थान में है। चाय की बात करते हैं तो भैया असम, कपास की बात करते हैं अपन तो महाराष्ट्र। वन अग्नि नियंत्रण परियोजना क्या है, तो इसका चला जाएगा आपका चंद्रपुर में है। नीली क्रांति मतलब मछली। अब अपन आईएमपी क्वेश्चंस, तो इसका महा आईएमपी क्वेश्चन यही होता है कि संसाधन किसे कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। इसके अलावा अगर इसमें आईएमपी की और क्वेश्चंस की बात करें जो महा आईएमपी है, तो ये भी आपका बहुत आईएमपी क्वेश्चन है कि नवीनीकरण संसाधन क्या है। इसके अलावा आप आ जाते हैं संभावित संसाधन किसे कहते हैं, इसमें डबल टिक लगे, ध्यान से देख लेना। सतत पोषणीय विकास क्या है, ये आपको प्लीज कर लेना है। इसके बाद आगे आ जाओ, जो करने का है बस उस पर टिक लगवा रही हूँ और वही बोलूंगी तो उस पर ही ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद मृदा अपरदन किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये मृदा निम्नीकरण से क्या से, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके अलावा आईएमपी है ये वाला भी कि मरुस्थलीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में कोई दो अंतर, ये क्वेश्चन भी बहुत आईएमपी है। इसमें 2 नंबर 4 नंबर सब फिक्स हो रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। ये करना ही करना है, छोड़ना किसी को नहीं है बेटा कि मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी, 2 नंबर या 3 विशेषता आएंगी तो 3 नंबर में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा कल के पेपर में। फिर आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 31। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य आपको विशेषताएं मतलब क्या है आपको बताना है। ये इस पे 3rd स्टार है तो इसको प्लीज़ देख के जाना, कोई भी मिस मत करना, ठीक है। इसके बाद और आईएमपी क्वेश्चंस अगर हम निकालते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ आईएमपी है नहीं अभी। ये वाला आपको करना है, बंगार भूमि और खादर भूमि में अंतर क्या है। वांगा भूमि और खादर भूमि में अंतर क्या है, इसको आपको करके ही जाना है, किसी को नहीं छोड़ना है। ये वाला भी प्लीज़, जो 3 आपके स्टार दिख रहे हैं ना, उसको तो करना ही करना है, उसको तो किसी भी कीमत पे आपको नहीं छोड़ना है। संसाधनों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है, इसके अलावा मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है समझाइए, है ना। और ये वाला भी कर लेना यार, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इसके अलावा इसमें आईएमपी और कुछ भी नहीं है। चलो आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, वन और वन्य जीवन संसाधन। तो पहला ही कि भारत में सबसे कम क्षेत्र वाला वन क्षेत्र वाला राज्य क्या है, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहले का डी हो जाएगा, डी ही ना, हाँ ये हरियाणा। अब सुंदरी वृक्ष पाया जाता है तो बेटा मैंग्रोव वन में, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर अपन 3rd पे आ जाते हैं ज़रा कि राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति है, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति है कटीले वन। भारतीय सिंहों का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, गुजरात व गिरी क्षेत्र। भारत की जलवायु है मानसूनी, शीतोष्ण या फिर शीतोष्ण या फिर गर्म, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 5th वाला, कौन सा, मानसूनी। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हाश का सही कारण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाता है 6 का आपका। इसका डेफिनेटली हमें नहीं पता है क्योंकि इसमें दिया नहीं है आपका 6 का। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा आपका वन्य जीव और पशु विहार का परिसीमन। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं बेटा, बे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर होते हैं, तो ये चला जाएगा आपका करेक्ट आंसर, प्राथमिक उत्पाद होते हैं। वन्य जीवों में आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था, तो कौन सा कानून बनाया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं अपन,
नर्मदा सागर परियोजना में किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा था? तो मध्य प्रदेश। शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? तो 11th का हो जाएगा आपका कौन सा? ए वाला, तमिलनाडु से है ना। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए यार 11th का हो जाएगा ए वाला, ठीक है। 12 नहीं दिया इसमें ना। सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका चले जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा उड़ीसा। पूर्व, उत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई के कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका कि स्थानांतरित के कारण। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका चला जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से स्थायी वनों को सर्वाधिकता जो है मध्य प्रदेश में ही है। आगे चलते हैं, अपन खालिस्तान पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय है उसे वनस्पति कहते हैं, तो उसे देशज वनस्पति कहेंगे। जो वनस्पति भारत के बाहर से आती है उसे क्या कहेंगे? विदेशी वनस्पति। भारत में प्रथम जीव आरक्षित क्षेत्र खालिस्तान किया जाता है नीलगिरी। भारत में प्रथम जीव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी किया जाता है। खालिस्तान में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो 1900 कुछ में ये हुआ था, 1972 में, है ना। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ है? तो ये है आपका मंडला। आ जाओ, कान्हा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? तो ये मंडला में है, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में खालिस्तान निवासी रहते हैं, तो मुंडा और संस्थाल। इसके बाद स्थायी व वन क्षेत्रों का सर्वाधिक क्षेत्र राज्य में स्थित है, तो इसका हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत है, तो इसका आई थिंक 70% मे बी। चलो आगे आ जाते हैं अपन सत्य असत्य पे। यार इनके आंसर कहाँ दिए थर्ड वाले का? अच्छा ठीक है, तो देखिए आप, गंगा, यहाँ पर देखो यार, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सत्य। जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है वह देशज वनस्पति कहलाती है। में भी ये लिखा है इसमें, तो इसका हो जाएगा असत्य, ये असत्य हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए, आरक्षित क्षेत्र में पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है, असत्य। तुलसी का उपयोग सर्दी जुकाम में होता है, बिल्कुल। क्विनैन मलेरिया में दी जाने वाली औषधि है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। हाँ, मोस्ट IMP है ये, आपका ध्यान से कर लेना। उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया, तो इसका हो जाएगा आंसर करेक्ट, सत्य है ये। चिपको आंदोलन हिमालयी प्रदेश में चला गया था, सत्य। सरिस्का बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, गलत। देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा सत्य। भारत और नेपाल देशों को बाघों का आवास स्थल माना जाता है, सत्य। इसके बाद भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो ये जाएगा सत्य। और ये महा IMP क्वेश्चन है, कौन सा वाला? 11th वाला, इसको कर लेना है, ठीक है। आरक्षित वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, सत्य। चलो आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो जाएगा आपका मंडला, यस। बांधवगढ़, ये कहाँ चला जाएगा आपका? उमरिया। जुकाम और खांसी, तो ये हमारी तुलसी जी आ जाएगी। सर्पगंधा, तो हो जाएगा रक्तचाप उपचार। वन बिहार, तो इसका हो जाएगा आपका भोपाल। सुंदर वन, तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन इतना IMP नहीं है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन है जो IMP। एक तो काला हिरन, जिसका आंसर चला जाएगा संकटग्रस्त में। इसके अलावा ये जो लिखा है ना 4th वाला, हिमालयन भूरा भालू, तो ये इसका हो जाएगा आपका B वाला, दुर्लभ। ये प्लीज आप कर लेना। अब इसमें आ जाओ, एक और सही जोड़ी दी है जिसमें से ज़्यादा IMP नहीं, बस एक बार देख लो। बीज बचाओ आंदोलन, तो ये हो जाएगा नव
दायन, चिपको आंदोलन तो ये हो जाएगा वन कटाई रोकथाम, संयुक्त वन प्रधान प्रबंधन मैं जो बता रही हूँ बस इतने करके चले जाना। अगर अभी तुमको पास होना है, अच्छे नंबर लाना है तो इतना कर लोगे, आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो 1988 में सर्वाधिक वन क्षेत्र तो इसका हो जाएगा आपका ई मध्य प्रदेश में भारतीय वन जीव अधिनियम तो इसका चला जाएगा आपका कौन सा वाला बेटा 1972। आगे आ जाओ, एक शब्द में उत्तर। पहला क्वेश्चन है कि इनमें आप देख लेना, ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इसके आंसर मिल जाएंगे। अब अपन आईएमपी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं थोड़ा जल्दी। तो ये सबसे आईएमपी है कि उन वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो चीता, शेर, सोहन चिड़िया, गैंडा आदि। इसके अलावा ये क्वेश्चन कि केंद्रीय वन आयोग कहाँ है, इसको प्लीज कर लेना। औषधि पौधों के नाम आपको लिखने हैं। इसके बाद जीव आरक्षित क्षेत्र या अभ्यारण्य किसे कहते हैं, ये आपको प्लीज कर लेना है। ये क्वेश्चन देख कर जा सकते हैं आप, बिल्कुल बहुत आईएमपी है कि जैव विविधता क्या है एवं मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा अपन आगे बढ़ जाते हैं तो ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 की वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज पर एक आपको निबंध लिखना है। ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी आईएमपी बेटा कि ये 4 और 5 नंबर में आईएमपी, तो प्लीज इसे आप लोग कर लेना। जैव विविधता में कमी लाने वाली गतिविधियों पर रोक के क्या उपाय हो सकते हैं, ये भी आपको करना है। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों पर बातचीत आपको करनी है। और इसमें आईएमपी ये है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ इसमें आईएमपी नहीं है। अब अपन आ जाते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है कि भारत में वन्य जीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और उनकी जानकारी प्राप्त करना है आपको और उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करना है। मानचित्र वाला क्वेश्चन आपको कर ही लेना है। जल संसाधन की अगर अपन बात करते हैं तो ये क्वेश्चन इसमें है। पहला इसका क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आपकी सूचना पर आधार पर जल की कमी को प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित आपको वर्गीकृत करना है। तो ये दिया, ये आईएमपी नहीं है। चलो अपन सबसे आईएमपी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 2BAC है, देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा बेटा सेकंड वाला बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी लिखा है पहले का, बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है कि श्रृंगवेरा इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल अग्रहण तंत्र किस नदी में बनाया गया, तो गंगा नदी में। भोपाल है ना, गंगा नदी में। तीसरा है कि भोपाल झील का निर्माण किस नदी से हुआ था, तो किस सदी में हुआ था, तो 11वीं सदी में हुआ था। यहाँ पर लिखा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो ये हो जाएगा आपकी महानदी पर। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो ये आपका कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। ये वाला क्वेश्चन याद रखना, ये वाला, ठीक है। इसके बाद बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अपनी दामोदर नदी को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर। जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा आपका राजस्थान। पालर पानी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका भूमिगत जल को। निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका यमुना। अब अपन आ जाते हैं सही जोड़ी पर, है ना। ये आपको बस एक बार देखना है, बाकी आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है। बस जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं आईएमपी वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा आईएमपी क्वेश्चंस पे टिक लगा लेते हैं, कम है टाइम। वांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है, ये आपको करना है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन देख रहे हो कि जल प्रदूषण को रोककर जल दुर्लभ को कम कर सकते हैं, तो ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है। परंपरागत तरीके से बांध बनाने की कला विधि और सिंचाई कार्यों के बारे में आपको अधिक पता लगाना है, ये क्वेश्चन आईएमपी है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है और जल दुर्लभता क्या होती है, इसको भी आपको कर लेना है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी आप करें, बिल्कुल छोड़े ना इसको। देखो बहुत कम क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, तो इनको आपको कर ही लेना है। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानि आपको बतानी है, ठीक है।
ये आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है जिसमें आपको ये तो दिए गए हैं, इसका सबसे आईएमपी है ये वाला और ये वाला। अंत्योदय योजना के अंतर्गत कितने खाद्यान्न दिया जाता है और इनमें से कौन सी रबी फसल है। एक शब्द में उत्तर में अगर आप देखें तो गेहूं चना सरसों फसलें मतलब किसके अंतर्गत आती है, ये क्वेश्चंस आपको देख लेना है। इसके बाद ये 13 वाला क्वेश्चन कि ग्रीष्म काल में बोई जाने वाली हरे चारे और सब्जियों की कृषि को कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1998 में हुई थी। इसे आपको नहीं छोड़ना है। टिक लगवा रही हूँ तो कर लो, बाकी आपके ऊपर है, आपको जो करना है ये वाला कर लेना। ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की किस्से, ये आपको कर लेना है कि कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना का नाम हरित क्रांति है। बाजार के उत्पाद में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ये भी आपको कर लेना है। इसके बाद भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चंस कोई भी नहीं छोड़कर जाएगा। सबसे महा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का है कि गहन कृषि क्या है। इसके बाद उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो रबड़ से बनती है और हम उनका प्रयोग करते हैं। आगे आ जाओ। IMP 2023 में ये क्वेश्चन आया था, तो झूम खेती अपन क्वेश्चंस पे एक मिनट अपना यहाँ पर आप आगे देखिए कि देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं, और इसके अलावा खरीफ की फसल जायद फसल के नाम आपको याद रखने हैं। और आ जाइए आगे, हरित क्रांति थोड़ा सा पढ़ लेना। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान से करना है कि 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास जो थे नहीं थे। इसके अलावा ये क्वेश्चन आप देख रहे हो बफर स्टॉक क्या है, ये भी आपको करना है। खरीफ और रबी की फसल मोस्टली आती है तो देख लेना। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए जहां यह पैदा की जाती है और उन क्षेत्रों का विवरण आपको देना है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, हरित क्रांति क्या है ये कर लेना, ठीक है। और नीली क्रांति क्या होती है ये भी आपको कर लेना है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन कोई भी मत छोड़ना कि खाद्यान्न वृद्धि के लिए सरकार में कौन कौन से पास किए गए हैं, ठीक है। अब आपको देखना है आगे, तो देख लेते हैं कुछ और। आ जाओ 5 नंबर चैप्टर आपका खनिज और ऊर्जा संसाधन वाले पे। ये वाला आपको कर लेना है कि पवन ऊर्जा विकसित करने वाला राज्य कौन सा है, असम गुजरात। तो ये है आपका दूसरे का क्या लिखा है यहाँ पर, सी वाला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सी गुजरात, ठीक है। CFS का पूरा नाम आपको करना ही करना है। 6 का हो जाएगा आपका, देख लेते हैं अपन आंसर, बताते जा रही हूँ आपको मैं। 6 का हो जाएगा ए वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपको दोनों देख लेने हैं। इसके बाद मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है बेटा थोरियम, ठीक है। इसके अलावा और अपन देख लेते हैं सबसे IMP जोड़ी में से अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, इसको आपको ध्यान से देखना है। तमिलनाडु का हो जाएगा क्या, कुडकुलम, ठीक है। मैं IMP ही बता दे रही हूँ बिकॉज बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे में वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी अपलोड करने में भी, इसलिए। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होती है, वन ऑफ द मोस्ट IMP क्वेश्चन। भारत में कोयले का वितरण का वर्णन आपको करना है। इसके बाद आ जाओ खनिज क्या है, ये भी आपको कर लेना है। इसके अलावा ये वाला देख लेना। देखो ये भारत में प्रमुख लौह अयस्क की पेटियां कहाँ स्थित है, इसे भी आपको कर लेना है। ऊर्जा का संरक्षण क्यों आवश्यक है, अगर आपने ये सारे कर लिए बहुत बढ़िया है बेटा, लेकिन जिसने नहीं किए एक बार अभी देख लो, टाइम है अभी आपके पास, पूरी रात पड़ी है पढ़ने के लिए, तो आप प्लीज़ पढ़ लेना। देखिए विनिर्माण उद्योग के लिए IMP क्वेश्चंस भी निकाल के रखें। इसमें ये वाला क्वेश्चन और कर लेना लेसन 4 में से, आप लेसन 5 में से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, बाकी मैं आपको जो बता रही हूँ वो तो आपको करते ही जाना है। इसमें से ज़्यादा IMP कुछ चीज़ें हैं नहीं है, बस क्वेश्चन आंसर IMP है, तो वो आपको यहाँ से मिल रहे हैं। देखिए विनिर्माण क्या है, इसको मत छोड़ना। लंदन में फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है, इसे आपको कर लेना है। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। इसके बाद भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत इतना कम क्यों है। इसके बाद आ जाओ जरा यहाँ पर कि भारत में यह उद्योग अन्य किन राज्यों से स्थित और उनके नाम बताने हैं आपको। इसके अलावा जाते हैं अपन
ये वाला क्वेश्चन, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। और ये वाला क्वेश्चन कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कार्य बताइए। इस पे 3 स्टार लगाए, प्लीज इसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मानवीय कारण आपको बताने हैं। इसके अलावा इसमें से ज़्यादा कुछ आईएमपी नहीं है, जितने टिक लगवा रही हूँ बस उतने। और 2023 का थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते जाना है। विनिर्माण क्षेत्र का महत्व क्या है इसको, जैसे कि अब आ जाते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा पे। तो इस पे आपको वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये वाला कर लेना है आपको कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन स्थानांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। रेलवे परिवहन, सड़क, पाइपलाइन या फिर जल परिवहन। तो इसका हो जाएगा आपका सी वाला, पाइपलाइन, ये वाला है ना। इसका ये भी देख लेना कि इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो पुनः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा सुरक्षित है। चेन्नई, पारादीप, है ना। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा जरा बता दो यार भाई लोग हमें। डी वाला, विशाखापट्टनम, जो कि बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाओ ये वाला, इसका 6th वाला। अब मैं सिर्फ आईएमपी ही बता रही हूँ, वीडियो लॉन्ग होने के कारण थोड़ा जल्दी करते। इसके अलावा जिनको विस्तार से पढ़ना है तो मैं बोलूँगी, एक एडवाइस दूंगी कि मल्टीपल सबके करते चलना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों को व्यापार को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सत्य असत्य में कि रेलवे को वर्तमान में 16 जोन में बांटा गया है। रेलवे को वर्तमान में 16 जोन में बांटा गया है क्या? जी हाँ, ठीक है, सही जोड़ी में बस यही इंपॉर्टेंट था। और आ जाओ यहाँ पर अति लघु 3 क्वेश्चन में जो आपके इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट है वो है यही क्वेश्चन, हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कौन सी है। इसके बाद ये वाला, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग किसे जोड़ती है। ये थोड़ा आईएमपी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा आईएमपी है कि देश में प्रथम रेलगाड़ी कब और किसके बीच चली गई थी, मतलब कहाँ, किस स्थान से किस स्थान के बीच में चली गई थी। मानव चित्र पर आधारित अगर अपन प्रश्न की बात करते हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको देख के चलने, इसमें भी आईएमपी बताते हैं। ये वाला आप कर लेना, ये वाला आप कर लेना, मैं टिक लगा रही हूँ जिस पे। इसके बाद ये मानचित्र दिए गए हैं, इसमें आप बिल्कुल भरे हुए हैं, बिल्कुल आसानी से, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद सत्ता की राजनीतिक, लोकतांत्रिक राजनीतिक की बात कर लेते हैं। तो इसमें आईएमपी क्वेश्चंस, चलो आईएमपी देख लेते हैं, मैं आईएमपी ही बता रही हूँ। ये देखिए, सबसे आईएमपी क्वेश्चन इसका है कि लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। लोकतंत्र का अर्थ आपको बताना है। लोकतंत्र के क्या फायदे हैं, क्या गुण हैं। इसके अलावा आ जाओ नीचे ज़रा, तो इसमें से आईएमपी क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र का महत्व स्पष्ट करना है, ठीक है। अर्थव्यवस्था पर आ जाते हैं अपन। इसमें से सबसे आईएमपी क्वेश्चन, अगर इसमें बहुविकल्पीय तो आने नहीं है ज़्यादातर, और आईएमपी इसमें टिक नहीं लगा है बेटा, जो स्टार है वो आईएमपी। चलो, आर्थिक विकास क्या है, ये महा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाओ ज़रा, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड पहलुओं में विश्व बैंक का मापदंड से अलग है। और ये आ जाओ, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों को प्रयोग किया जाता है। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इसके बाद ये भी आपका आईएमपी, थोड़ा सा इसे देख लेना कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाई जो आपके अपने आसपास देखे जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें से, इस चैप्टर में से नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका, ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रफल। तो यार इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स तो ज़्यादा आईएमपी पे टिक नहीं लगा है, लेकिन ये इसमें से आपको कर लेना है। जैसे कि ये 7.2 पे टिक लगा है कि केरल की शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसको कर लेना। असत्य है ये, केरल की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, ये सत्य है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। इसमें से और आईएमपी क्वेश्चन, तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है बच्चा पार्टी। इसके अलावा मनरेगा क्या है, मैं जो टिक लगवा रही हूँ उनको छोड़ना मत। निजी क्षेत्र क्या है, उदाहरण सहित दीजिए। आंसर आपको इसी में मिल रहा है, रिवाइज करते चलो। तृतीयक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में कैसे भिन्न है, उदाहरण आपको देकर समझाना है। लास्ट मोमेंट पे अगर तुम रिवाइज करते हो तो पूरा याद रहेगा। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है आपको बताना है। और इसमें से ये वाला सबसे आईएमपी है कि 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति में विश्लेषण क्या है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा जाओ यार सारे बच्चे यहाँ पर, ये और ये वाला दोनों बस, मुद्रा और शाख, इसमें आईएमपी क्वेश्चन।
ये तो आपके सही विकल्प है। सबसे आईएमपी क्वेश्चन ये है, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है, ये क्वेश्चन देखना है। आ जाओ आगे। ये जो टिक लगे हैं, पहला ये और ये, इसको देख के चलना कि यहाँ पर लिखा है ना, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणधारा की मांग क्यों करता है, और मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। और इसमें से ज़्यादा आईएमपी तो कुछ है नहीं है, जो है वो टिक लग गया है। ये वाला आपको नहीं छोड़ना है। प्रजातंत्र की विशेषता क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, लोकतंत्र का अर्थ। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं सोशल साइंस में। प्रजातंत्र के दोष और गुण, दोष दोनों कर लेना। ऐसे लोकतंत्र के फायदे, गुण फायदे है ना, हानि और आपके मान के चलो दोष, बात एक ही हो जाएगी, ठीक है। आ जाते हैं अपन इस पे, अर्थव्यवस्था। तो इसमें से ज़्यादा कुछ आईएमपी है नहीं है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रति व्यक्ति आय का क्या सूत्र है, गैर परंपरागत साधनों के नाम आपको बताने हैं। इसके अलावा आर्थिक विकास क्या होता है, ये आप बता दीजिए इसमें। और आ जाओ यहाँ पर, फटाफट टिक लगा देते हैं, आप लोग कर लेना, ठीक है। बस इतने ही आईएमपी इसमें से। इस पे आ जाए, ये टिक लगे हैं ना, जैसे कि ये केरल के, ये आप प्लीज़ कर लेना। ये तो फिर से रिपीट कर रहे हैं ये लोग, है ना। ये वाला कर लीजिए, तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। ये वाले क्वेश्चंस आपको कर ही लेने। अब तो चैप्टर्स बचे ही नहीं है ना, क्या बचा है ये देख लीजिए, और बाकी ठीक है। आई होप कि आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया जाए, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। मानचित्र जितने टिक लगे उससे आउट ऑफ नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ये बोर्ड का आपका 2022 का पेपर है, तो आप इसे एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें सारा सॉल्विंग लिखा हुआ है, आप बस रीड आउट कर लेना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करने का बोल रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई और प्रॉब्लम रहे तो अभी भी मुझे कॉमेंट में बता दो, जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। थैंक यू।